Hello everyone. Let's start paper 5, October-November 2019, variance 52. Many organic reactions performed in the laboratory require heating under reflux. हमने A1 में बताया कि under reflux जो है वो हम कंडेंसर लगाकर हीटिंग करते हैं. तो जब रिफ्लेक्स कंडेंसर लगा के हीटिंग करते हैं तो टेक्निक को रिफ्लेक्स कहा जाता है. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेकेड फ्लेम के ऊपर हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इसलिए फ्लेमेबिलिटी से बचने के लिए हम रिफ्लेक्स लगाते हैं. ठीक है. 4-nitromethyl benzene can be converted directly to 4-aminobenzaldehyde by heating it under reflux with an excess of solution A. Solution A is an aqueous alkaline mixture of Na2S and S8. Ethanol is used as a solvent for the reaction. तो आप नोट करें, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में और ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो रहा है NH2 में. तो अब यहां से यहां जा रहे हैं तो ये आपकी रिडक्शन है एंड ऑब्वियसली CH3 से इस तरफ आ रहे हैं तो ये आपकी ऑक्सीडेशन है. इसका मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम रीडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं. ओके. द apparatus for the reaction is shown below. ये apparatus of the reaction है, ये आपका रिफ्लेक्स कंडेंसर है. ऑब्वियसली हम यहाँ से वाटर आउट करेंगे, यहाँ से वाटर इन करेंगे. ये आपने ओ लेवल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में भी पढ़ा है. ये वाटर आउटलेट है आपकी और ये वाटर इनलेट है आपकी. सही है. नेक्स्ट इज ये आपकी एक ब्यूरेट समझ लीजिए. हमने उसको स्टॉपर लगाकर बंद किया हुआ और उसमें हमने सोल्यूशन ए लिया हुआ. इनफैक्ट टैप फने रही. ठीक है. ये आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमने 4-nitromethyl benzene डिसॉल्व इन एथेनॉल लिया हुआ है. वो कह रहे हैं show using a labeled arrow where the cooling water enters into the reflux condenser. तो हम यहाँ लिख सकते हैं cold water inlet and water outlet. ठीक है. I hope it makes sense to you. That's what you have done in O levels. So let's move on to the next page. Let's see what we have. Next page पे हमारे पास है after the complete addition of solution A to the solution in the round bottom flask, a vigorous exothermic reaction takes place. जब exothermic reaction होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. ये बात आप जानते हैं. इसका मतलब जब रिएक्शन होगा एनर्जी रिलीज हो रही होगी. All right. Next is what should be done to control the vigorous exothermic reaction during the addition of solution A. भाई जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कर सकते कि स्टॉपर को खोला और सारा का सारा सोल्यूशन एक साथ इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. फिर तो रिएक्शन इतना एक्सप्लोसिव होगा कि ये पूरी राउंड बॉटम फ्लास्क बर्स्ट हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस स्टॉपर को खोलेंगे, इसमें से फ्यू CM क्यूब इस पर ड्रॉप करेंगे, बंद कर देंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर बंद कर देंगे. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एडिशन करेंगे so that we can control the temperature in reaction. तो हम यहाँ लिखेंगे add solution A dropwise to control the vigorous exothermic reaction. Okay. Next is the mixture is heated to increase the rate of reaction. बिल्कुल सही बात है. This is carried out under reflux. Okay. Other than to increase the rate of reaction, explain why a reflux process is used for heating the mixture. जाहिर सी बात है, अगर मैं हीटिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ से वाटर इन और यहाँ से वाटर आउटलेट नहीं करूंगा, तो जितने वेपर्स यहाँ से रिलीज होंगे वो सारे के सारे इस कंडेंसर से बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे. राइट. इस राउंड बॉटम फ्लास्क में. सो उनको रिकंडेंस करने के लिए आई नीड रिफ्लक्स कंडीशन. सही है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं so that
solvent. Solvent ethanol है, highly volatile होता है. So that solvent and reaction mixture cannot escape as vapor from the round bottom flask, as vapor from the condenser. Okay. Next is, a student suggests that placing a bung in the top of the condenser would improve the experiment. Comment on whether the student is correct. Explain your answer. Bung on the top of the condenser. अगर मैं इस कंडेंसर के टॉप पर एक बंक प्लेस कर दूं तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से बंद हो जाएगा, राइट. अब जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पर वेपर्स का जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना शुरू होगा, और जब प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स हाईली एनर्जेटिक होते हैं हीटिंग की वजह से, ये एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे और उस प्रेशर के बिल्डअप होने की वजह से इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर एक्सप्लोजन हो जाएगा. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट एक्सप्लोजन हमें बंग नहीं लगानी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट है वो उसकी जो ये अजम्पशन है कि बंग को टॉप ऑफ द कंडेंसर पे लगाने से एक्सपेरिमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी, मुनासिब बात नहीं है. एक्सपेरिमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं प्लेसिंग अ बंक on the condenser causes an increase in pressure inside the condenser as molecules are highly energetic. Okay, so this will cause an explosion. So this will cause an explosion. So student is incorrect in this regard. Okay. All right. Next is, once the reaction is complete, the round bottom flask is removed from the setup on page 2 and included a new setup for distillation. The distillation process separates the substances in the mixture to the flask. Complete the label diagram to show how the apparatus could be set up for distillation. आपने O level chemistry में experimental techniques का चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने distillation का पूरा टॉपिक पढ़ा है, और distillation जो है उसको आपने डायग्राम पूरी याद होनी चाहिए. So I'll try to fix it as quick as I can. और डायग्राम को बेटा आपने देखना है बहुत ध्यान से. ठीक है, ये आ गया आपके पास. हम अभी एक लाइन लगाते हैं, यहाँ भी एक लाइन लगाते हैं. ये आपका बंग हो गया, कॉर्क हो गया, ऑब्वियसली यहाँ से एक लाइन, यहाँ से भी एक लाइन, ये लाइन यहाँ ड्रॉप होगी, ये भी यहाँ पर ड्रॉप होगा, एंड ऑब्वियसली ये रिसीवर फ्लास्क होगा हमारा.
और इस रिसीवर फ्लास्क के अंदर हमारे पास लिक्विड कलेक्ट होगा। ओके, हम इसको यहाँ से बंद करेंगे तो ये हमारा रबर बंक हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बेटा डिस्टिलेशन के अंदर एक थर्मामीटर भी होता है, तो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो हमेशा इस ओपनिंग के बिल्कुल एडजस्टेंट होना चाहिए सो दैट ये उसको मेजर कर सके। ठीक है, कंडेंसर लगाते हैं। यहाँ से वाटर इन, यहाँ से सॉरी, यहाँ से वाटर इन, वाटर इनलेट, यहाँ से वाटर आउटलेट। ठीक है, ये आपका थर्मोमीटर, ये आपका कंडेंसर। ठीक है, इसको हम यहाँ से हीट करेंगे। ये आपकी फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क कह देते हैं इसको हम। सही है, ये रिसीवर फ्लास्क है। और ऑब्वियसली आपका डिस्टिलेट है। व्हाट एल्स नाउ इन दिस डायग्राम कुछ रहता है? Oh yes, this one, rubber bunk. Okay, I hope it makes sense to you. For 2 marks, I think more than enough. उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं the mixture in the round bottom flask is heated until all the first substance distill off. First substance distill off. Okay. Okay. Uh, the heating is then stopped. After distillation, a hot solution remains in the round bottom flask. The table shows some relevant data. आपके पास ये कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। वो कह रहे हैं यूज द डेटा टू आइडेंटिफाई द लिक्विड दैट इज फर्स्ट डिस्टिल ऑफ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। डिस्टिलेशन वो सबसे पहले कलेक्ट होता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेनॉल का है। इसका मतलब सबसे पहले जो है वो इथेनॉल जो है कलेक्ट होगा इन द डिस्टिलेट, इन द रिसीवर फ्लास्क एज डिस्टिलेट। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको लिक्विड with low boiling point, liquid with low boiling point will distill first, will distill first. Okay, so ethanol will distill first as it has low boiling point in the table. Okay, in the next part, do we have another part? No. Okay. In the next part, 4-aminobenzaldehyde is soluble in hot water but not in cold water. Okay, starting with the hot solution in the round bottom flask, suggest how pure crystals of 4-aminobenzaldehyde can be obtained. Guys, obtaining pure crystal is basically crystallization, right? Oops, sorry.
obtaining pure crystals is basically crystallization. और crystallization आपने O लेवल में पढ़ी है. क्रिस्टलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप सोल्यूशन को पहले कॉन्सेंट्रेट करो, यानी हीटिंग से वाटर रिमूव करो. उसके बाद सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाओ, और सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के बाद उस सोल्यूशन को स्लोली एंड ग्रेजुअली कूल करो. एज अ रिजल्ट क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करो, क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे. तो एग्जैक्टली ओ लेवल की जो क्रिस्टलाइजेशन है वही है यहाँ पर. लिख देते हैं हॉट वाटर का, सॉल्युबल इन हॉट वाटर. तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट द हॉट सॉल्यूशन of 4 amino, okay guys, hold, 4 amino benzaldehyde. ठीक है. until solution becomes saturated. सैचुरेटेड का कैसे पता चलता है? सैचुरेटेड का पता ऐसे चलता है कि मैं इसमें लिख देता हूं, प्लेस a glass rod in the solution if crystals appear, then it means saturated solution बन गया है. To confirm solution is saturated. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने का तरीका है, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, मैंने रिपीट किया. ठीक है. allow the solution to cool. crystals appear होंगे. crystals will appear. Wash them with distilled water. And dry them on filter paper. अच्छा, एक और बात, हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर रहे हैं, तो डिस्टिल वाटर कोल्ड वाटर होगा, तो ये जो कंपाउंड है ये इसमें इनसॉल्युबल है. इसका मतलब आप इसको वॉश कर सकते हो कोल्ड वाटर के साथ या कोल्ड डिस्टिल वाटर के साथ. ठीक है. हॉट वाटर के साथ नहीं वॉश करेंगे कभी भी, वरना फिर दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा. Okay, next is under acidic condition 4-aminobenzaldehyde forms a solid compound with molecular formula this. तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, 4-aminobenzaldehyde. ये कंपाउंड ये एक सॉलिड बना रहा है, इसका मतलब ये एक सॉलिड है, एंड ऑब्वियसली वाटर जो है वो लिक्विड होगा. ठीक है. A student carries out 2 experiments according to the method page 2 to make this. Okay, in experiment 1 student obtains 6 gram of solid, यानी experiment 1 में ये convert हो गया 6 gram of solid में. experiment 2 के अंदर क्या हो रहा है? in experiment 2 the student uses the same method as in experiment 1 but adds acid. आपने acid add किया यहाँ पर, experiment 2 में acid add किया आपने. ठीक है. to neutralize the alkali in the mixture in the flask after heating under reflux. ठीक है. Okay.
ओके एग्जाम हमें हमें कैसे पता चला कि जी हमें न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि उसने एक्वस एल्कलाइन मिक्सचर कहा था। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आइंस थे। इसका मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एसिड ऐड किया है। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूट्रलाइज द एल्कली इन द मिक्सचर इन द फ्लास्क आफ्टर हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। The same quantities of reagents are used in experiment 1 and experiment 2. Suggest how the mass of solid obtained in experiment 2 compared to that of experiment 1. Explain your answer. Okay. But this is tricky. Mm-mm. Mm-mm. अच्छा जरा देखें, एक्सपेरिमेंट 1 में वाटर तो वैसे ही बन रहा था। अब जब एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे एल्कली की, तो जाहिर सी बात है वाटर और ज्यादा बनेगा। जब वाटर और ज्यादा बनेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा लॉस ऑफ मैटर होगा इन एक्सपेरिमेंट 2 एज कंपेयर टू इन एक्सपेरिमेंट 1। सही है। एक्सपेरिमेंट 1 में कोई एसिडिक कंडीशन नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में एसिडिक कंडीशन है। उस एसिडिक कंडीशन की वजह से लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा। तो जो मास ऑफ सॉलिड है एक्सपेरिमेंट 2 में वो ऑब्वियसली कम होगा। सही है। तो यहाँ लिखते हैं हम थोड़ा सा इसको रीफ्रेम कैसे करें। तो हम यहाँ लिखते हैं इन एक्सपेरिमेंट 2, in experiment 2 due to neutralization produces more water. Thus loses mass due to knocking of water. No. Produces more water, thus loses mass. As compared to experiment 1, in which no acidic condition was used. Hence, mass of solid in experiment 2 will be lesser than experiment 1। ठीक है ना। अब ऑब्वियस है बहुत कि भाई यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है इसलिए इसका मास ज्यादा है, यानी 6 ग्राम आया है। लेकिन अगर एसिडिक की वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और उसकी वजह से वाटर ज्यादा बनेगा तो जाहिर बात है इसका मास कम हो जाएगा। दैट्स अ फैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज 4-amino-benzaldehyde can be reacted with halogen alkane to form this compound, which is compound D. Okay, some data is given that is relevant to this reaction. Halogenoalkane हमारे पास है, क्लोरोमीथेन है, क्लोरोब्रोमोमीथेन है, आयोडोमीथेन है। सबके बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है और सबकी कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज भी गिवन है। वो कह रहे हैं आपसे give 2 reasons why CH3I is preferred halogen in the conversion of 4-amino-benzaldehyde to compound D। अब जाहिर सी बात है इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसके कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। जब कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी आसानी से होगा, राइट।
ओके, पहला तो हम ये लिख देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है, लिख देते हैं द CI bond is weaker than CCl and CBr bond. Okay, so less energy is needed to break कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, तो पहली तो रीजन ये होगी। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है, एंड ऑब्वियसली ये आपके पास लिक्विड होगा। आप जानते हैं कि लिक्विड को हैंडल करना आसान होता है, लेकिन गैस को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम दूसरी रीजन यहाँ लिख देते हैं, CH3I is liquid, so we can handle it easily. 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 Okay. As compared to CH3Br and CH3Cl, which are gases. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे कैसे पता चला ये दोनों गैस और ये लिक्विड है? तो ऑब्वियसली याद रखिएगा कि ये दोनों, बल्कि यहाँ याद रखो, ये भी और ये भी, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये एक्चुअली बिलो रूम टेम्परेचर प्रेशर है, बिलो RTP, और ये अबव RTP है। ठीक है, सो अबव 25 डिग्री सेल्सियस और ये बिलो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये कह सकते हो तुम। That's the end of question number 1. Let's talk about question 2. Question 2 is नेफ्थलीन का फॉर्मूला है C10H8, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन ऑफ नेफ्थलीन, जिसको हम डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करेंगे, इज एंथैल्पी चेंज अकर व्हेन नेफ्थलीन मेल्ट्स। तो फ्यूजन इज बेसिकली द मेल्टिंग प्रोसेस, यानी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी सिर्फ स्टेट चेंज होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, ये नोट करने की बात थी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन डिपेंड्स ऑन इट्स प्योरिटी। अगर प्योर होगा तो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाएगा, इम्प्योर होगा तो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट होगा। व्हेन अदर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन लिक्विड नेफ्थलीन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड, यानी ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर आप कह लीजिए कि मेल्ट होगा। ठीक है, डाइफिनाइल एमाइन डिसॉल्व्स इन लिक्विड नेफ्थलीन, क्यों भाई? क्योंकि सॉल्वेंट होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है। बाय वेरिंग अमाउंट ऑफ डाइफिनाइल एमाइन and measuring the melting points of different mixture, the enthalpy change of fusion of naphthalene can be calculated. That's the toughest part of the question, कि हमसे enthalpy change of fusion of naphthalene calculate करवाई जाएगी, और उसको calculate करवाने के लिए obviously हमें यहाँ एक formula दिया हुआ है। इस formula में जो Y है वो mole fraction है naphthalene का, ये याद रखने की बात है। R जो है वो तो universal gas constant होता है, Tm जो है वो melting point of naphthalene है in Kelvin, A is constant। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ठीक है, और वाई जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, वो कह रहे हैं a series of experiment is performed using the same amount 0.10 moles of naphthalene each time. Calculate the mass of naphthalene that should be used for each of these experiment. AR given है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले MR of naphthalene कैलकुलेट कर लेता हूँ।
MR of naphthalene which is C10H8, तो मेरे पास बेटा ये आ जाएगा 12 times 10 plus 8 is going to be 128. ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मोल्स ऑफ नेफ्थलीन कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 0.100 मोल, वो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, मास। सो दैट्स एन इजी टास्क, मास तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मास ऑफ नेफ्थलीन कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ MR से, विच इज 128, तो मेरे पास मास आ जाएगा 12.8 ग्राम, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12.8 ग्राम। सही। Now in the next part, the melting point and freezing point of a substance are the same. The melting point Tm of a substance can be found by recording the temperature at which the substance freezes, measured when crystals first start to appear on cooling. ठीक है। The result of the series experiment using 0.1 mole per dm cube naphthalene has different masses of diphenylamine are shown. Process the result to complete the table. Record all your data to 3 significant figures. 3 significant figures की बात कर रहे हैं, ये खास बात रखनी है। The mole fraction of naphthalene can be calculated by this formula. And what is N? ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? ये है amount in moles of naphthalene which is 0.1. ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। और यहाँ से ND क्या है? ND is amount in moles of diphenylamine, राइट? तो ये मोल्स ऑफ नेफ्थलीन है, ये मोल्स ऑफ डाइफेनाइल अमाइन है। इसके थ्रू हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो y इज बेसिकली द मोल फ्रैक्शन, और y जो है वो नेफ्थलीन का मोल फ्रैक्शन है। ओह माय गुडनेस, मोल फ्रैक्शन 1 y। तो मैं बेसिकली ये वैल्यूज प्लग इन करता हूं इस फॉर्मूले में और यहां से निकालता हूं। सही है। सो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता हूं। मेरे पास आंसर होगा 0.918, देन मेरे पास है 0.849, 0.790, 0.758, देन फिर मेरे पास है 0.693, देन फिर मेरे पास है 0.652, फिर मेरे पास है 0.617, फिर मेरे पास है 0.565। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। इनको यूज करके अब उन्होंने हमें टीएम टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर हम 1/TM करेंगे इंटू 10⁻³ तो ये आंसर आएगा। तो मैं 1 को इससे डिवाइड करूंगा, फिर मैं 1 को इससे डिवाइड, इससे डिवाइड, इससे डिवाइड 1 को करते चले जाएं, तो मैं ये भी कर लेता हूँ। ये हमारे पास 2.90, ये राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर देना है, राइट। फिर हमारे पास 2.93, फिर हमारे पास है 2.96, देन फिर वी हैव 2.99, देन फिर हमारे पास है 3.02, देन फिर हमारे पास है 3.04। Am I missing something? No, I made a mistake, I think so. नहीं, उससे गलती हो गई है कहीं। एक मिनट, let me recheck. 1 divided by this value you will get 1 divided by this value, you are getting 2.87. Yes, then 1 divided by this value you will get 2.90. I believe it's fine now. 2.93 हो रहा है यहाँ पर राउंड ऑफ होने के बाद। 2.96 है मेरे पास। I think it's fine now.
उससे एक वैल्यू मिस हो गई थी, इसलिए कॉलम फिल नहीं हो रहा था। 1 divided by 334 2.99, 1 divided by 331 is 3.02, then 3.0 and 3.08. okay, so be careful while solving these values. मैंने एक मिस कर दी तो आप भी मिस कर सकते हैं। मेक श्योर आप बहुत समझदारी से इन चीजों को हैंडल करें। log y, ये log की वैल्यू log की वैल्यू ये ले it's 3, then 0. then minus 0.132, then फिर आपके पास है minus 0.159, then फिर हमारे पास है minus 0.186, then फिर हमारे पास है minus 0.210, then फिर हमारे पास है 0.248. okay, oh my goodness, for 3 marks lot of calculation required. Now in the next, वो कह रहे हैं आपसे plot a graph on the grid to show the relationship between 1/m and log y. log y up है और 1/tm आपका x x, as you can see, आपने ये ग्राफ बना के खुद से भी प्लॉट करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके जनाब। तो ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई वाज चेकिंग कि कोई गलती तो नहीं हुई। use the graph to determine the gradient of the line of best fit, state the coordinates of both points you used in your calculation. तो बेटा मैंने एक कोऑर्डिनेट जो है वो ये लिया हुआ है, उप्स, मैंने एक कोऑर्डिनेट जो है वो ये लिया हुआ है आपके लिए -0.120, ऑलराइट, और यहाँ से वैल्यू आ रही है 2.95 इंटू 10 टू द पावर -3, और दूसरा मैंने ये ग्रेडियंट लिया हुआ है, ये वाला -2 -0.2, और इस पॉइंट के साथ मैं लिखूंगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर -3, सही। और एक वैल्यू ये है, और इस वैल्यू के साथ हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास -0.120, और ये हो जाएगा 2.95 इंटू 10 टू द पावर -, सो गाइज मेरे पास वैल्यू है 2.95 इंटू 10 टू द पावर -3, 95 इंटू 10 टू द पावर -3, और उसका -0.120 था, -0.120 था। ठीक है, दूसरी वैल्यू थी मेरे पास -0.2 और 3.04 इंटू 10 टू द पावर -3, -0.200। ठीक है, अगर मुझे ग्रेडियंट यहाँ से निकालना है तो ऑब्वियसली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लेंगे, तो ये देगा -0.200 -0.120 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर -3 -2.95 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 10 टू द पावर -3, तो बेटा मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ से -88.89। तो
मेरे पास आंसर आ रहा है -88.89। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके भाई -88.9 कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं यूज योर आंसर टू C1 to determine the value of the enthalpy change of fusion of naphthalene in kilojoules per mole. Okay, all right. ये थी मेरी इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को उठा के वहां लिखता हूँ। ओके, इस इक्वेशन को वहां लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, ये इक्वेशन है मेरे पास। इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि ये आपका y एक्सिस है। ओके, ये आपका c है। ओके, ये जो आपके पास Tm है ये बेसिकली आपका x एक्सिस है। ओके, rest whatever left is basically your gradient, that is delta HF, this sine and R. So this entire thing is basically your gradient, which is your M. Okay, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से M निकालूं तो मेरे पास रिलेशनशिप बनेगा डेल्टा H फ्यूजन ओवर 2.30 into R. ओके, ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? -88.9 इक्वल्स टू डेल्टा H फ्यूजन। तो ये माइनस का साइन है हमारे पास, तो ये माइनस का साइन रहेगा। ये हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन ओवर 2.30 into 8.31। तो जाहिर सी बात है ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा H फ्यूजन कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा +88.9 इंटू 2.30 इंटू 8.31। तो यहाँ से फ्यूजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? मेरे पास आ रही है +16 जूल्स। ठीक है, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16.9914 किलो जूल्स। और जाहिर सी बात है मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा +17.0 किलो जूल्स पर मोल। ओके, तो Karen, do you consider the results obtained to be reliable? Explain your answer. भाई ज्यादा most of the points lie on the line of best fit, which means it is reliable. हम लिखेंगे it is reliable because most of the points lie on the line of best fit. Okay, हम ये भी कह सकते हैं hence the gradient obtained is also reliable. ये भी कह सकते हैं, ठीक है। Let's see what we have in the next part of the question. Different literature values for the enthalpy change of fusion of naphthalene suggest that 10 gram of naphthalene requires between 1.5 to 1.47 to melt. Okay,
दो वैल्यूज है मेरे पास 1.45 एंड 1.47 for 10 gram of naphthalene. Okay, use this information to calculate the range of delta H fusion values of naphthalene given in literature. Use your values to comment on the accuracy of the experimental procedure. Okay, comment भी करना है accuracy के ऊपर, experimental procedure के. ओके तो सबसे पहला काम, क्योंकि मास ऑफ नैप्थलीन मुझे गिवन है तो मैं मोल्स ऑफ नैप्थलीन कैलकुलेट कर लेता हूँ. सबसे पहला टास्क, मोल्स ऑफ नैप्थलीन, और नैप्थलीन का फार्मूला है C10H8. तो ये हो जाएगा 10.0 डिवाइडेड बाय MR. MR हमने इसका कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले 128. हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना इसका MR, ये 128. ठीक है, तो हमने इसको दोबारा से यहाँ लिख लिया है 128. तो मुझे यहाँ से मोल्स कितने मिलेंगे? 0.0781 मोल्स. सही है जनाब. तो मैं सबसे पहले 1.45 किलो जूल्स के लिए बात कर लेता हूँ. फॉर 1.45 किलो जूल्स, ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं भाई. इसके लिए वर्किंग है कि 0.0781 moles give you how much energy? 1.45 kilojoules, right? तो अगर 1 मोल हो आपके पास तो कितनी वैल्यू आएगी? तो बेटा वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस 18.56 kilojoules पर मोल. इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ प्लस 18.6. ठीक है, या 18.6. देखिए यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे दूंगा. फिर मैं बात कर लेता हूँ फॉर 1.47 किलो जूल्स के लिए, राइट. 1.47 किलो जूल्स के लिए तो भाई 0.0781 मोल से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? 1.47 किलो जूल्स, दैट इज किलो जूल्स. ओके, तो अगर 1 मोल है, क्योंकि फ्यूजन तो 1 मोल में कैलकुलेट होगी ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है प्लस 18.816 किलो जूल्स पर मोल. मैं इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा 18.8 किलो जूल्स पर मोल, राइट. यहाँ भी प्लस आएगा. ओके, तो मेरे पास रेंज क्या है? मेरे पास रेंज है प्लस 18.6 किलो जूल्स पर मोल टू 18.8 kilojoules per mole. Why are we putting plus sign? Because fusion is a melting and melting is always endothermic. Okay, comment करना है किस चीज के ऊपर? accuracy of the experimental procedure पे. तो भाई जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी वैल्यू कैलकुलेट की थी, कितनी वैल्यू कैलकुलेट की थी? यस, हमने फ्यूजन की वैल्यू कैलकुलेट की थी प्लस 17.0, राइट. ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी. ये वैल्यू और जो रेंज गिवन है, इन वैल्यूज में बहुत ज्यादा फर्क है. इसका मतलब एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट नहीं था. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट वेरी एक्यूरेट because delta H fusion for experimental value is plus 17.0 kilojoules per mole.
this value is very different from the given literature value. Is very different from range of literature value. Literature value. Okay. Lot of calculation, guys. The enthalpy change calculated in this reaction is actually delta H1 shown in the Hess cycle. Okay. तो एक स्टेप तो ये हो गया और ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप हो गया है ना. तो रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप or more than one step, total amount of energy remains same. That's called Hess's law. It is assumed that the enthalpy change when C10H8 and diphenylamine are mixed, delta H mixing is 0 and therefore delta H1 is delta H fusion. Okay. State how the value of delta H1 compared to the delta H fusion if the mixing of naphthalene and diphenylamine is endothermic. My goodness, that's crazy. Okay. Okay. अगर मैं इन वैल्यूज को अरेंज करूं ये मेरे पास बनेगा एक्सप्रेशन डेल्टा H1 माइनस फ्यूजन इक्वल्स टू मिक्सिंग. सही है. वो कह रहा है अलर्ट रहना. वो कह रहा है कि ये एंडोथर्मिक है. क्यों कह रहा है एंडोथर्मिक है? अच्छा, वो कह रहा है क्वेश्चन में इट इज एंडोथर्मिक. सो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी. सो वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0. जाहिर सी बात है अगर ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू भी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस फ्यूजन. तो ये भी एंडोथर्मिक होगा. वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इसका भी. राइट. यानी मोर पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू. मोर पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां लिख सकता हूं, इसको रीफ्रेम कैसे करें हम? if delta H mixing is endothermic, so its value must be greater than 0. So by Hess's law cycle, by using Hess's law cycle, delta H1 is also more positive and endothermic. ठीक है. बल्कि इसको इस तरह से लिख लें, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा. is also endothermic, because its value
is greater than 0 as compared to fusion. This makes sense. As compared to fusion. Okay. All right. Shoot. आगे चलते हैं. Next is a student incorrectly uses a value of the AMR of diphenylamine that is too low. Okay. This produces incorrect values for the mole fraction Y. Predict the effect this will have on the calculated value of Y. Explain your answer. भाई सबसे पहली बात, मोल्स किसकी इक्वल होता है? मास अपॉन एमआर. सही है. और दूसरी बात कि अगर ये वैल्यू आपकी लो है तो ऑब्वियसली मोल्स भी क्या होंगे? लो. ठीक है. मैं यहां से इसको इस तरह से कर सकता हूं. if MR is lower, mole is also lower. ठीक है. मोल क्या हो जाएंगे आपके पास? लोअर. ठीक. खास बात एक और वो ये कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये तो चेंज ही नहीं हो रहे. नो चेंज. सही है ना. इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रही. और एनडी क्या था? डायफिनाइलामाइन के मोल्स थे. अच्छा ये एनडी है, ये याद रखना. डायफिनाइलामाइन के मोल्स. तो मोल्स इज आल्सो लोअर, तो एनडी लोअर हो जाएगा. ओके, मेक सेंस नाउ. देखो अब मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं. एन एन ओवर एन एन प्लस एन डी. तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास ये वैल्यू भी कम है, तुम्हारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ओवरऑल इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉलर, बिकॉज ये स्मॉलर है ना. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख देते हैं ताकि आपको कनेक्शन आसानी में मिले कि मोल्स ऑफ डी इज ऑल्सो लोअर. ठीक है. अब देखो कनेक्शन ये है कि तुम्हारे पास y क्या हो जाएगा? हायर. ओके. ये देखो, अगर तुम्हारे पास MR कम था तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास मोल्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा. मोल्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा. एक मिनट होल्ड. होल्ड 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 होल्ड. नो नो नो, माय मिस्टेक. ये लार्जर होंगे. oops oops. ठीक है, ये लार्जर होगा. अगर ये ज्यादा है, ओह माय गुडनेस व्हाट आई एम सेइंग. अगर ये कम है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा. अगर ये ज्यादा है, माय बैड, ये लार्जर है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी लार्जर हो जाएगी. व्हाट आई एम डूइंग, वेट 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 वेट. अगर ये लार्जर है तो y इज लोअर. चलो, मेक सेंस नाउ. देखो, अगर इस MR की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है मोल्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अब अगर ये मोल्स ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या हो जाएगी? ज्यादा. जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी. इसलिए अब इसको लिख देते हैं तमीज के साथ.
हम लिखते हैं कि if lower MR of diphenyl amine is used, then moles of diphenylamine is larger, ठीक है, hence NN plus ND becomes also greater. This is why mole fraction, that is why becomes smaller. I hope it makes sense to you. ठीक है? Now the next is the student uses the incorrectly calculated value of y from F1 in the determination of fusion. Predict how the student's calculated value of fusion is different from the actual value. Explain your answer. God, what of working actually. ये आपका y एक्सिस पहले भी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है, कैसे पता चला कांस्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया था कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ बता दिया था एग्जामिनर ने, ये लिखा हुआ, मैंने स्टैटिक भी लगाया हुआ कि ए इज कांस्टेंट, ठीक है। oops ऑलराइट, फिर उसके बाद आपके पास ये पूरा का पूरा क्या होगा, oops ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रेडियंट, द एंटायर येलो थिंग, और ये आपका क्या होगा फाइनली टीएम एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, y की वैल्यू क्या हुई है लोअर, ओके, चलो देखो y की वैल्यू कम हो रही है, तो log y की वैल्यू क्या हो रही है, मोर नेगेटिव, है ना। इससे पता चल रहा है वैल्यू कम हो रही है, यहाँ वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, as lower value of y is used, then log y value becomes more negative, as you can see in the data table, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हायर होगी, सो ग्रेडियंट की वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो जाएगी, सो numerical value is higher, hence
gradient hence gradient becomes more positive, delta H fusion भी more positive होगी. Delta H fusion is also more positive. Okay, that's the end of question number 2. Thank you very much, guys.